मैडम पर बहुत सारे केस ऐसे देखे जाते हैं ना जहाँ पे डॉटर और फादर का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, या फिर माँ का या बच्चे का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। फिर भी आने वाले टाइम पे मतलब जब लड़की किसी और के रिलेशनशिप में पड़ जाती है तो वो तो पूरा प्यार का पानी में बहा देती है। सर मेरा मेरा क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस देखा है, मतलब मेरी आंखों से देखा है मेरे दोस्तों के साथ, मतलब जिस फैमिली से मैं आता हूँ, जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ये घटनाएं घटित होते हुए देखी है। सर मेरा यहाँ पे ऐसा मानना है, मेरा जो मानना है, आई कैन बी रॉन्ग, और जो मेरी स्टडीज़ कहती है और ये प्रॉब्लम कहीं पर भी आ सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं पर भी आ सकता है। हो सकता है आप एक बहुत हेल्दी फैमिली से गए हो बट दूसरा इंसान बहुत हेल्दी फैमिली से नहीं आया। मगर चांसेस जब आप एक हेल्दी पेरेंट्स के साथ बड़े हुए हो, तो अगर आपके साथ कुछ घटना घटेगी ना, योर पेरेंट्स आर द सेफेस्ट प्लेस आप उनसे बात कर सको। अगर आपके पेरेंट्स ही सेफ प्लेस नहीं है और आप पेरेंट्स के पास ही जाके बताने की कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे कि मेरे साथ उस इंसान ने डोमेस्टिक वायलेंस करा या मेरे को उस लड़के ने मारा, या लड़की कहे कि मतलब लड़का कहे कि मेरे साथ उस लड़की ने चीटिंग कर दी, मेरे साथ ये कर दिया, क्योंकि आपके पास कोई सेफ प्लेस नहीं है और आप सिर्फ उस गलती को छोड़ सोच कर कि छोटी गलती है, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि आपने कभी किसी के साथ सही समय पे डिस्कस नहीं करा। अब एक लड़की आती है मेरे पास, शी इज़ टेकिंग काउंसलिंग, 22 ईयर ओल्ड, और 18-19 साल के में वो रिश्ते में आ गई थी। 20 साल में उस लड़के ने उसको पीवीआर में, मूवी थिएटर के अंदर किसी बात पे थप्पड़ मारा था। तो मैंने उसको बोला दैट वाज़ अ रेड फ्लैग, आपने क्यों नहीं छोड़ा वो वाला रिश्ता? तो नहीं मैम, मुझे लगता है ये नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है, आदमी लोग मार देते हैं। अब वो क्यों नॉर्मल है? क्योंकि मैंने वो पिताजी को करते हुए देखा है। अब वो क्यों नॉर्मल है? क्योंकि वो चाचा ने भी करा था। तो हम कुछ चीज़ों को ना नॉर्मल मान लगे। जो आपका क्वेश्चन है ना कि कैसे हेल्दी फैमिली से भी तो जाके हो सकता है। इतना तो आप अपने बच्चों को हक दो कि अगर आपके बच्चों से कोई गलती हुई वो घर आके बताएँ, एंड नॉट जस्ट सर इन दिस रिलेशनशिप। लास्ट कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनमें लोगों ने जुए में पैसे खत्म कर दिए। जिनके घरों में अल्कोहल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, जिनके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रॉब्लम है, चीटिंग का बहुत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये सब चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं है इंसान 1 या 2 बार गलती करने के बाद रुकना चाहता है, बट वो रुक नहीं पाता क्योंकि उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अगर फैमिली सपोर्टिव होगी, अगर एक 22 साल का बच्चा अपने घर पर आके बोलता है पापा मेरे से ना बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मैं ये नहीं कह रही पापा उसको गले लगाना है, उसको डाँटें, समझाएँ, उसको हेल्प करें, तो वो उसको दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे पापा ने बोल दिया तू तो है ही ऐसा, तेरे से तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं थी, तो वो हेल्दी फैमिली सिर्फ़ दिखाने के लिए है कि वो लंच डिनर साथ में कर रहे हैं। बट शायद वो कॉन्फिडेंस मुझे कभी मिला ही नहीं था। दैट इज़ समथिंग वेरी मतलब आपने बात करें ना, जैसे वापस अपन थोड़ा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आते हैं, तो उसमें इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग हुँ, सबसे खतरनाक क्या है? सर दोनों ही चीटिंग है। इमोशनल चीटिंग भी बहुत खतरनाक है, बट पता नहीं क्यों हम लोग जब भी किसी किसी को भी आप चीटिंग में देखोगे तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ से पूछेगा क्या तेरा उसके साथ फिजिकल रिलेशंस था, बिकॉज वो हमारी एक बड़ा शौक हो जाता है। और अक्सर आप देखेंगे चीटिंग के केसेस के बाद हस्बैंड या वाइफ दूसरे इंसान से घंटों वो ही वेरीफाई करना चाहता है कि क्या हुआ था, कब बात हुई थी, किस हद तक बात हुई थी, बेड तो नहीं शेयर करा था। बिकॉज फिजिकल चीटिंग को हम लोग बहुत मायने देते हैं और गलत मानते हैं, बिकॉज वो तो एक हमारी बाउंड्री हो गई ना, वो क्रॉस हो गई। मेरा ऐसा अनुभव है इमोशनल चीटिंग के डेज़ जब स्टार्ट होते हैं ना, जब आप चीटिंग करते हो वहीं से गलत हो कहीं न कहीं। क्योंकि आपने दूसरे इंसान के साथ धोखा दिया। एज़ सिंपल एज़ दिस, जो उस इंसान का समय था आपने वो समय भी किसी और को दिया। जो वो टेंशन थी, क्योंकि आप फिर घर पे चिड़चिड़े हो गए ना, आपका घर पे मन नहीं लग रहा। आप घर पे रहना ही नहीं चाहते। तो वेदर इट इज़ इमोशनल, वेदर इट इज़ सेक्सुअल, चीटिंग इज़ चीटिंग, एंड इसके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज़ टाइम अगेन, बिकॉज़ वी आर नॉट गिविंग टाइम, वी आर नॉट गिविंग एक्सेप्टेंस टू ईच अदर। हस्बैंड कहता है मैम मैं कुछ भी कर लूँ, मैं घर जाता हूँ, मेरी वाइफ हर समय झगड़ रही है, मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता। तो अगेन आई थिंक इट इज़ अ टाइम हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मतलब आपने कोई रूट कॉज़ फाइंड आउट किया कि ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब पहले तो नहीं हुआ कर मतलब, तो आप फादर की जनरेशन में थोड़ा-सा जाओगे तो वहाँ तो नहीं हुआ करता था, मतलब आते थे फादर, काम करते थे, चले मुझे जाते ऐसा थे। लगता है होता ये हमेशा से था। हुँ। अब थोड़ा बढ़ गया हो सकता है, ये हम कह सकते हैं परसेंटेज, बट होता ये हमेशा से था। पहले इस बारे में कभी ओपनली बात नहीं करी जाती थी। हमने चीज़ों को, चाहे घबराहट, बेचैनी भी लो, डिप्रेशन भी लो, ये हमेशा से था। सेल्फ हार्म भी लो, ये हमेशा से था। अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, एक तो इनके बारे में डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, एंड वी आर मूविंग टू फास्ट इन मॉडर्न सोसाइटी कि हम ना बेस खोते जा रहे हैं चीज़ों का। आपने एक बात बोली यहाँ पे मैडम कि हस्बैंड, और जैसे हस्बैंड घर जाता है तो वाइफ चिड़चिड़ी रहती है। तो अभी आपने भी ये एग्ज़ाम्पल दिया कि हस्बैंड जब घर जाता है तो वाइफ चिड़चिड़ी रहती है। तो दोनों में सबसे पहल करने वाला कौन है इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए?
सर देखिए, तोड़ कोई भी नहीं रहा, हर इंसान अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है। जब वाइफ़ चिड़चिड़ी हो गई है, तो वाइफ़ को कुछ बात करनी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हस्बैंड को, जो इंसान जो भी फॉर दैट मैटर काम कर आया है, उसको 15-20 मिनट रेस्ट करने की तो दो, उसके बाद बात कर लो। अगर आप उस आदमी के घर पे घुसने से ही कंप्लेंट शुरू कर रहे हो, तो उसका आपसे कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पा रहा, क्योंकि आपने उसको वो वार्मनेस दी ही नहीं। वो घर आके वो पानी पी लेता, कपड़े चेंज करते, बैठते, अब बोलते यार मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इफ एवरी टाइम आप कंप्लेनिंग मूड में हो, तो दूसरा इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँगी, अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं कि मैम मेरी वाइफ की तो कभी कंप्लेंट खत्म ही नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि आपने उस कंप्लेंट को खत्म करने के लिए कुछ करा? या आपने कुछ करा ही नहीं। अगर आपने उस कंप्लेंट के लिए एक्शन लिया, अगर आप एक्शन लोगे, तो वाइफ के साथ इस बारे में बैठ के बात करो कि तुम्हारी सलाह देने के बाद मैंने ये एक्शन लिया। सपोज वाइफ को अपनी सासू माँ से दिक्कत है पूरे दिन के अंदर, और वो रात को आते हैं और वो गिट पिट शुरू हो जाती है, आज तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, आज तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया। तो जितना हो सके उसका एफर्ट लिया जाए उस चीज़ को हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों को समझने की ज़रूरत है कि आपको प्रॉब्लम उनकी मदर से है। आप उस इंसान के साथ अपना क्यों रिश्ता खराब कर रहे हो? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आप अपने, फिर वही वाली बात, वी बनो ना, हस्बैंड वाइफ साथ में बनो। किसी तरीके से दोनों एक-दूसरे को अटेंशन दो, समय दो, घर का माहौल तो अच्छा रखो। शायद आप अलग रह रहे हो और आपकी मदर इन लॉ ने आके आज आपको कुछ कह दिया और आपका मूड इतना ज़्यादा खराब हो गया कि आपने वो मूड का खराब, वो अपनी एनर्जी जो ड्रेन थी, वो आपने यहाँ पर भी आने दी। और इस चीज़ को बेटर बनाने के लिए मैं जनरली एक चीज़ लोगों को सजेस्ट करती हूँ इन ऑल माय कपल थेरेपी सेशंस, इफ वाइफ्स आर हाउस मेकर एंड दे आर एट होम, डू मेक योरसेल्फ अवेलेबल, डू सर्टेन एक्टिविटीज़ जो आपको एनर्जी दे। अगर वो वाइफ़ 1 घंटा योगा कर ले, वॉक पे चली जाए, मेडिटेशन कर ले, जिमिंग कर ले, कुछ नहीं करना, पेंटिंग कर ले, कुछ नहीं करना, किसी भी चीज़ को एन्जॉय करे, तो उसकी एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव होगी। क्या वो अकेले होते घर पे इसलिए ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है? ये कहीं न कहीं है सर, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए वही है ना। क्योंकि जब मैं घर पर अकेली हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में रूमिनेट करे जा रही हूँ। एज़ अ वर्किंग वाइफ़, जब मेरे कभी अपने इन-लॉज़ के साथ शुरू में इश्यूज़ थे, तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे मैंने उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी शायद इसलिए नहीं होने दिया बिकॉज़ मेरे पास कुछ बाहर के लोग थे, जहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकती थी, या मैं किसी तरीके से अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकती थी। बट लेकिन जब हम वो एनर्जी बाहर लेके ही नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ वहीं पर बैठ के रोएँगे, परेशान होंगे, तो कभी-कभार वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं।